न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है, पहले आपको यह बता दूं। संसद में मोदी से पहली टक्कर में ही इंडी गठबंधन कैसे बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, यह आज आप देखेंगे। स्पीकर की वोटिंग से पहले ही क्या बड़ा खेला हो गया है और मोदी 300 के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक क्लास इस पर भी। मोदी को झुकाने चले इंडी गठबंधन ने जो सोचा नहीं था वही होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है आज आप देखेंगे। एक चैप्टर इस पर भी होगा। केजरीवाल पर हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि अब जमानत मुश्किल लग रही है, बताऊंगा। संसद में शपथ लेते ही ओवैसी ने क्या किया कि बवाल ही मच गया, आज आप ये भी देखेंगे। राहुल, अखिलेश, डिंपल, इन सांसदों के शपथ ग्रहण में गजब ही बात दिखाई दी। वो गजब भी आज आपको दिखाऊंगा। संसद में मोदी के मंत्री से किसने कहा आप हमको सिखाइएगा, एक चैप्टर इस पर भी। हिस्ट्री का वो चैप्टर जो संविधान लहराने वालों का सच आज आपके सामने रखेगा। यह क्लास बड़ी स्पेशल होगी, चूकिएगा मत। जब इंदिरा की इमरजेंसी का राजीव गांधी ने किया था समर्थन, तो क्या हुआ था, किस अंदाज में किया गया था, और संविधान की वकालत करते हुए क्या इस बात को भी याद रखा जाता है, एक चैप्टर इस पर भी। राम मंदिर की छत से पानी टपका, यह बहुत फैला लोगों के बीच में, लेकिन क्या सच कुछ और ही निकला? अगर ऐसा है तो वो सच क्या है, एक क्लास इस पर भी। राम मंदिर में टपकते पानी का सच, राम भक्तों ने अंदर क्या देखा, विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का रिवीजन। अयोध्या के राम मंदिर में वीआईपी दर्शन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब कमिश्नर, डीएम, आईजी, एसएसपी और मंदिर ट्रस्ट से बना पास ही मान्य होगा। वहीं रंगमहल बैरियर से वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है, जबकि सामान्य दर्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एसआईटी की मांग के बाद कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी थी। पुणे पोर्श एक्सीडेंट कांड के नाबालिग आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम से छोड़ने का आदेश दिया है और साथ ही उसकी हिरासत को भी अवैध बताया है। 19 मई 2024 को नाबालिग आरोपी ने पुणे में करोड़ों रुपए की पोर्श कार से 2 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों ही मारे गए थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीएम रहते हुए जगन मोहन रेड्डी की सुरक्षा में 986 सुरक्षा कर्मी 24 घंटे तैनात रहते थे, लगभग 1000। जगन मोहन रेड्डी की सुरक्षा के लिए एसपीजी की तर्ज पर आंध्र प्रदेश पुलिस का स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप बनाया गया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की एंटी टेरर और एंटी रॉयट्स कॉम्बैट टीम के 439 एलीट कमांडो भी तैनात किए गए थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता की गाड़ी से हूटर उतारना एक बार फिर से पुलिस वालों को भारी पड़ गया। कानपुर में कार से हूटर उतारने पर बीजेपी नेता शैलेंद्र त्रिपाठी पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। इस दौरान उन्होंने जमकर गाली गलौज की और रिकॉर्डिंग कर रहे पुलिसकर्मी का मोबाइल छीनने की कोशिश भी की। बीजेपी नेता ने पुलिसकर्मियों पर अखिलेश यादव के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगा दिया। हिमाचल प्रदेश में प्री मॉनसून बारिश ने कहर मचा रखा है। सोलन जिले के गंबर पुल में बादल फटने से एक ढाबा ढह गया और एक पुल पूरी तरह से मिट्टी से भर गया। सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें आने से कई गाड़ियां भी फंस गईं। वहीं गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना देखते हुए प्रशासन सतर्क है। अलग अलग जिलों में एनडीआरएफ की 7 टीम स्टैंड बाय रखी गई। लेकिन दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास। संसद में मोदी से पहली टक्कर में ही इंडी गठबंधन कैसे बिखरने लगा है, आइए ये आपको बताता हूं। स्पीकर की वोटिंग से पहले ही बड़ा खेला होता दिखाई दे रहा है और मोदी 300 के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी को झुकाने चले इंडी गठबंधन ने जो नहीं सोचा था वो हुआ है। केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया है कि अब जमानत मुश्किल दिखाई दे रही है। सबसे पहले एक क्लास। तो संसद सत्र में शुरू हुए 2 दिन ही हुए हैं
संसद सत्र अभी 2 दिन ही हुए कि शुरू हुआ है और इंडी गठबंधन को झटके पर झटके लगने शुरू हो गए हैं। पहले इन्होंने सोचा था कि स्पीकर के चुनाव में खेला हो जाएगा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बार नरेंद्र मोदी की चलने ही नहीं देंगे, लेकिन हुआ वही जो नरेंद्र मोदी चाहते थे। ओम बिरला फिर से लोकसभा स्पीकर के कैंडिडेट बन गए और बड़ी बात यह कि क्या नीतीश कुमार, क्या नायडू, एनडीए से सबने इसका समर्थन कर दिया कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वही होगा भाई, वही सही कह रहे हैं। और ऐसे में इंडी गठबंधन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने भी लोकसभा स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। जबकि सब जानते हैं कि इंडी गठबंधन भले ही अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे, लेकिन जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि इंडी गठबंधन के पास ना तो नंबर हैं और ना ही वो एकता जिसकी जरूरत है। खुद इंडी गठबंधन में स्पीकर के चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करने को लेकर फूट पड़ी हुई है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का जलवा ऐसा है कि उनके दोस्तों के कट्टर दुश्मन भी उनके साथ आ गए हैं। आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू, वाईआरसीपी, इनके रिश्ते कैसे हैं, लेकिन वाईआरसीपी ने कह दिया है कि हम इस मुद्दे में चुनाव होने की स्थिति में एनडीए के साथ खड़े हुए हैं। यानी एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ गई, वहीं इंडी गठबंधन के नंबर घट गए हैं और इंडी गठबंधन अपनी ही चाल में बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी का टेस्ट लेने चले इंडी गठबंधन का असल में कल खुद ही टेस्ट होने वाला है। जब स्पीकर के लिए चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो यह टेस्ट बड़ा तगड़ा लिटमस टेस्ट होगा। वोटिंग में यह क्लियर है कि नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट ओम बिरला ही जीतेंगे और इंडी गठबंधन के कैंडिडेट हारेंगे, लेकिन इस सब की नौबत नहीं आती। ये हार वाली छीछा लेदर नहीं झेलनी पड़ती इंडी गठबंधन को, अगर इंडी गठबंधन जिद पकड़ के ना बैठ जाता। अब ये जिद क्यों पकड़ी गई है उस पर भी आगे आपको लेकर चलूंगा। इंडी गठबंधन जिद ना पकड़ता और आम सहमति से काम करता तो इलेक्शन की नौबत ना आती, लेकिन इन्हें तो नरेंद्र मोदी को झुकाना है, इसलिए इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, ये जानते हुए भी कि मोदी को हरा नहीं पाएंगे और इंडी गठबंधन का कैंडिडेट जीत नहीं पाएगा। एनडीए ने ओम बिरला को कैंडिडेट बनाया तो इंडी गठबंधन ने केरल के सांसद के सुरेश को कैंडिडेट बना दिया। अब इन्हीं दोनों के बीच कल स्पीकर का चुनाव सुबह 11 बजे होने वाला है। अब अगर स्पीकर के चुनाव में एनडीए और इंडी गठबंधन के नंबर आप देखें तो आपको यह पता चल जाएगा कि बहुत क्लियर कट एनडीए जीतने वाला है, इंडी हारने वाला है और आखिर में उनके जो हिस्से आने वाला है वो यही आने वाला है कि आपने ये किया क्यों जब आपको मालूम था कि अंजाम ये होने वाला है। देखिए, लोकसभा की कुल सीटें हैं 543, वायनाड खाली हो गया है तो असल में ये बची 542। इस हिसाब से अगर आप देखें तो साधारण बहुमत में जीतने के लिए चाहिए 271 और एनडीए के पास सीटें हैं 293 और इंडी गठबंधन के पास जो अभी नंबर हैं वो हैं 234। तो अब 271 के पार या पास कौन है आप देख लीजिए। स्पीकर के चुनाव से ठीक पहले एनडीए ने अपनी ताकत और बढ़ा ली है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी एनडीए के कैंडिडेट ओम बिरला का सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। वाईआरसीपी के सांसद हैं 4, एनडीए के सांसद मैंने जैसा अभी आपको बताया 293, यानी ओम बिरला के पक्ष में कुल हो गए 297। अब इंडी की तरफ ले चलता हूं। इंडी गठबंधन के नंबर पहले से ही कम है, 234 मैंने आपको बताया, और इसमें भी ममता बनर्जी का स्टैंड क्लियर नहीं है, उन्हें लेकर सस्पेंस है, क्योंकि कांग्रेस ने स्पीकर कैंडिडेट खड़ा करने में ममता बनर्जी से पूछा ही नहीं था। अब ममता बनर्जी के सांसद क्या करेंगे ये स्पष्ट नहीं है। ऐसे में इंडी गठबंधन के नंबर, अगर टीएमसी ने अपना रवैया वही कर लिया जिसका अंदेशा अभी दिखाई दे रहा है, तो और कम हो जाएंगे। इंडी गठबंधन की इस तरीके से कुल सीटें जो अभी 234 दिखाई दे रही हैं, इसमें टीएमसी के सांसद हैं 29, और अगर ये 29 आउट हो गए तो इंडी का इफेक्टिव नंबर हो जाएगा 205। स्पीकर पद को लेकर ममता बनर्जी इंडी गठबंधन से असल में नाराज बताई जा रही है। टीएमसी का आरोप है कि इंडी गठबंधन ने स्पीकर पद के लिए के सुरेश को कैंडिडेट बनाने से पहले उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनसे कोई चर्चा ही नहीं की। अरे, आपका एक महत्वपूर्ण घटक दल है, अगर आप ये फैसला कर रहे थे तो आपको कम से कम उनसे बताना चाहिए था। इसीलिए के सुरेश ने जब आज नामांकन भरा तो इंडी गठबंधन में शामिल टीएमसी की तरफ से समर्थन पत्र पर दस्तखत ही नहीं किए गए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में किसी ने उनसे
संपर्क ही नहीं किया, कोई बातचीत हुई नहीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि यह फैसला सबकी सहमति से लिया जाना चाहिए था। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अब इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ही फैसला लेंगी। एक बार आप अभिषेक बनर्जी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी के स्टैंड पर राहुल गांधी ने क्या कहा। Abhishek ji, what is TMC stand on it? Sir? The TMC will clarify its stance with its spokesperson. I'm not the authorized spokesperson of the party and I have to abide by the party decision. Thank you very much. किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया। अभिषेक जी, कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है and unfortunately this has been a unilateral decision. सर, क्या शाम के 8 बजे वाली तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा, जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं आधिकारिक रूप से वही इस बारे में कहेंगे। लेकिन जब फिर भी उनसे कई बार सवाल पूछे गए तो जो दिल में था वो बाहर आ गया कि हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो टीएमसी नाराजगी जता रही है, लेकिन कल को किसका समर्थन करेगी इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। ममता बनर्जी के स्टैंड से इंडी गठबंधन को झटका लगा है, इसलिए आज जब राहुल गांधी से टीएमसी पर सवाल किया गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो बगैर जवाब दिए निकल गए। टीएमसी से बात करेंगे सर, टीएमसी का क्या स्टैंड है सर? टीएमसी का क्या? जय संविधान। टीएमसी से बात करेंगे सर, टीएमसी का क्या स्टैंड है सर? टीएमसी का क्या? जय संविधान। ये वही वाली बात है कि अगर आपसे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछी जाए और आपको इंडिया की स्पेलिंग ही आती हो केवल, या चाइना की आती हो, जापान की आती हो, तो बस आप वो बता दीजिए जो आपको पता है। हालांकि इस ताकत दिखाने के और कौन बड़ा है वो बताने के तकरार के बीच आज संसद में एक वीडियो दिखा जिसमें राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी एक दूसरे का हालचाल पूछते भी दिखाई दिए। ये वीडियो देखिए। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार, हाउ आर यू। और इस बीच एक खेल यह भी हुआ है कि अब तक 7 सांसदों ने सांसद के तौर पर शपथ भी तो नहीं ली है। इन 7 सांसदों में कौन कौन है? शशि थरूर हैं कांग्रेस के, शशि थरूर कांग्रेस के हैं, अफजाल अंसारी सपा के हैं, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के हैं। अब टीएमसी वाले गिनिएगा, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के हैं, दीपक अधिकारी टीएमसी के हैं, नूरुल इस्लाम टीएमसी के हैं, राशिद इंजीनियर निर्दलीय हैं, अमृतपाल सिंह निर्दलीय हैं। अब इन्होंने राशिद इंजीनियर और अमृतपाल सिंह का, आप जानते हैं कि इनका केस ही अलग है क्योंकि दोनों जेल में बंद हैं, लेकिन बाकी बचे 5 सांसदों में एक कांग्रेस, एक समाजवादी पार्टी के और 3 हैं टीएमसी के। अब अगर इन्होंने कल वोटिंग से पहले शपथ नहीं ली तो ये स्पीकर इलेक्शन की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और इंडी गठबंधन के नंबर इस तरीके से और कम हो जाएंगे, क्योंकि ये इंडी गठबंधन का ही हिस्सा है। कुछ पार्टियां और सांसद ऐसे हैं जिनका पता नहीं है कि वो किस तरफ वोटिंग करेंगे, क्योंकि इनका स्टैंड क्लियर है नहीं। एआईएमआईएम के ओवैसी इनमें से एक है, यूपी के नगीना से जीते चंद्रशेखर भी इनमें से एक है, अकाली दल की इकलौती सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। लेकिन हरसिमरत कौर बादल ने क्या कहा है वो आपको सुना देता हूं। तो ना इंडिया का हिस्सा है ना इंडिया का हिस्सा है, हम सिर्फ पंजाब के पक्ष में हैं। सो ये ज़रूर है कि स्पीकर का पोस्ट किसी एक पार्टी का नहीं होता है, स्पीकर पूरे हाउस के कंसेंसस से बनते हैं और सारों के बराबर साझे होते हैं। तो इस प्रक्रिया को तोड़ना नहीं चाहिए और डिप्टी स्पीकर के बाद सेंटर जो रूलिंग पार्टी है उनको भी फिर अकोमोडेट करना चाहिए। और स्पीकर के इलेक्शन में एक खेल और है कि स्पीकर का चुनाव साधारण बहुमत से होता है, यानी सदन में जितने भी सांसद वोटिंग के दौरान मौजूद होंगे उनके आधे से एक ज्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट जीत जाएगा। अब इसको एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। मान लीजिए सदन में वोटिंग के समय 500 सांसद हैं, तो जिसे भी 251 वोट मिल जाएंगे, आधे से एक ज्यादा, वो जीत जाएगा। इसमें एक खेल और ये भी है कि अभी तक सांसदों की सीटों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है और इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग संभव नहीं हो पाएगी। इसीलिए स्पीकर का चुनाव व्हाइट पेपर से होगा और इसमें वोट कैंसिल होने का भी रिस्क रहता है। वैसे तो ये इस सब की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि आमतौर पर स्पीकर का चुनाव वोटिंग से नहीं होता, सबकी सहमति से स्पीकर को चुन लिया जाता है। लेकिन इस बार विपक्ष कुछ ज्यादा ताकतवर हो गया तो उसने सोचा क्यों ना नरेंद्र मोदी को वो दबाव में लाएं और स्पीकर के बदले में डिप्टी स्पीकर का पद मांग लें और हासिल कर लें। इसी में बात बिगड़ गई।
इसी में बात बिगड़ गई, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार यह कोशिश की गई कि स्पीकर के चुनाव में सहमति बनाई जाए। इंडी गठबंधन को यह उम्मीद थी कि बीजेपी ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनाकर विवाद में नहीं फंसेगी। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे। अरे याद होगा आपको, पिछली संसद में विपक्ष के कई सांसदों को सत्र के दौरान बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया गया था क्योंकि उन्होंने हल्ला हंगामा किया था। तो उसको नहीं चाहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि यह नाम फिर से एक बार स्पीकर के तौर पर दिखाई दे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को स्पीकर का उम्मीदवार बनाकर इंडी गठबंधन को यह बता दिया कि वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं। यह भी मैसेज चला गया कि लोकसभा में भले ही नरेंद्र मोदी की सीटें कम हुई हैं, लेकिन ताकत और तेवर बरकरार है और उनके निर्णय का विरोध एनडीए में कोई नहीं करने वाला। ओम बिरला का नाम फाइनल करके कांग्रेस को भी यह मैसेज चला गया कि संसद में हल्ला हंगामा और अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। ओम बिरला ने ही पिछले साल लोकसभा स्पीकर रहते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की थी और उन्हें रिपीट करके बीजेपी ने कांग्रेस को भी एक क्लियर मैसेज दे दिया है, क्योंकि इस बार संसद में नंबर गेम में विपक्ष पहले से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए भी बीजेपी को ओम बिरला जैसे सख्त लोकसभा स्पीकर की जरूरत है। जब इंडी गठबंधन को लगा कि स्पीकर पद को लेकर उनकी रणनीति फेल हो गई, तो उन्होंने दूसरा दांव खेल दिया। एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम फाइनल हुआ। अब विपक्ष की यह जिम्मेदारी थी कि वो भी ओम बिरला के नाम का समर्थन करें और बिना चुनाव हुए आम सहमति से ओम बिरला स्पीकर बन जाएं, जैसे अक्सर होता आया है। लेकिन इंडी गठबंधन ने यहीं पर टांग अड़ा दी और स्पीकर पद के लिए समर्थन के बदले बीजेपी के सामने डेप्यूटी स्पीकर देने की शर्त रखी। इस पर बात बिगड़ गई और इंडी गठबंधन ने स्पीकर पद पर सहमति देने के बजाय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। इंडी गठबंधन ने केरल से कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को स्पीकर का उम्मीदवार बनाकर ओम बिरला के सामने खड़ा कर दिया। तो अब एनडीए की तरफ से ओम बिरला और इंडी गठबंधन की तरफ से के सुरेश उम्मीदवार है और कल स्पीकर पद के लिए वोटिंग होनी है। वैसे तो आमतौर पर स्पीकर पद के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं होती, आम सहमति से चीजें तय हो जाती हैं। लेकिन अब जब संसदीय परंपरा टूट गई है और चुनाव की नौबत आ गई है, तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने। सरकार का आरोप है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जैसे पद पर किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं होना चाहिए, पूरे सदन का के ये होते हैं और ऐसे पदों के लिए कोई शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। जैसा राइडर लगाया गया कि अगर आपको स्पीकर पद के लिए हमारा समर्थन चाहिए तो डेप्यूटी स्पीकर की कुर्सी हमको दीजिए, ये राइडर नहीं लगाए जाने चाहिए। संसदीय परंपरा शर्तों से नहीं चलती। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का तर्क है कि आमतौर पर डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष के पास जाता है, लेकिन सरकार इस परंपरा को मान नहीं रही, इसीलिए विपक्ष के पास चुनाव लड़ने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं। तो एक बार देखिए कि स्पीकर पद के लिए छिड़े विवाद में कैसे बयानबाजी हो रही है और फिर आपको बताऊंगा कि स्पीकर के चुनाव में आम सहमति बनते बनते आखिरी वक्त में कैसे खेल हुआ है। पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। इवेंट एक थोड़े होता है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। आज 25 जून है, आज ही के दिन उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी, इसीलिए इवेंट एक की बात करते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि ये स्पीकर का चुनाव और स्पीकर सर्वसम्मति से होना चाहिए। हम तो ना इंडिया का हिस्सा है ना इंडिया का हिस्सा है, हम सिर्फ पंजाब के पक्ष में हैं। सो ये ज़रूर है कि स्पीकर का पोस्ट किसी एक पार्टी का नहीं होता है, स्पीकर पूरे हाउस के कंसेंसस से बनते हैं। जब माननीय राजनाथ जी ने कहा कि हम जब डिप्टी स्पीकर का आएगा तब हम फिर से आपसे बुला के बात करेंगे, हम सबसे सर्वसम्मति से काम करेंगे, सहमति से काम करेंगे, लेकिन ये लोग प्री कंडीशन लगा रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि इंडी गठबंधन ने ऐन मौके पर डेप्यूटी स्पीकर हमारा हो इस बात की शर्त लगा दी। तो वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि स्पीकर पद के लिए विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया गया, विपक्ष की अनदेखी की गई। जबकि सच ये है कि आज सुबह 11:15 पर एनडीए दलों की मीटिंग हुई। ये मीटिंग करीब 10 से 12 मिनट तक चली। उसके बाद राजनाथ सिंह ने विपक्ष के साथ बातचीत की। डीएमके की तरफ से टीआर बालू राजनाथ सिंह से मिले। सोर्सेज के मुताबिक टीआर बालू स्पीकर पद पर समर्थन के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर
कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल भी राजनाथ सिंह से मिले और डिप्टी स्पीकर का पद देने की शर्त रख दी। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव बाद में होगा, जब भी डिप्टी स्पीकर तय होगा उस पर विपक्ष से चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को ही मिलना चाहिए। बीजेपी की तरफ से बताया गया कि विपक्ष आज ही डिप्टी स्पीकर के नाम का ऐलान करने पर भी अड़ा हुआ था। उधर विपक्ष का दावा है कि जब मीटिंग में राजनाथ की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो केसी वेणुगोपाल और डीएमके नेता टीआर बालू राजनाथ सिंह के दफ्तर से बाहर आ गए। एक बार सुनिए डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कैसे विवाद छिड़ा, तो फिर आपको बताऊंगा कि क्या एक फोन कॉल के चक्कर में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का यह विवाद खड़ा हो गया। Of course, we are ready to support Speaker. We are ready to support Speaker suggested by the BJP or the government side, provided they should also honor the opposition status. वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है। स्पीकर पद पर विवाद के बीच आज राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह ने कल शाम को स्पीकर पद पर समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था। राजनाथ सिंह को विपक्ष का मैसेज दिया गया कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। इस पर राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा कि हम कुछ देर में आपको फिर फोन करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि राजनाथ सिंह ने पलटकर फोन किया ही नहीं और विपक्ष की अनदेखी की। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि वो कल से 3 बार मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात कर चुके हैं। एक बार राहुल गांधी और राजनाथ सिंह को सुनिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। एक बनाम 3, यहां भी नंबर भारी है। स्पीकर के चुनाव पूरी तरह से नंबर गेम पर टिके हुए। इंडी गठबंधन इस आस में है कि उसे किसी भी तरह दूसरे दलों का समर्थन मिल जाएगा। स्पीकर चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडी गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष स्पीकर के चुनाव को लेकर कुछ अन्य दलों से भी समर्थन की कोशिश करेगा। उधर गृहमंत्री अमित शाह के घर पर एनडीए ने भी फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई। इंडी गठबंधन ने यह कहकर डिप्टी स्पीकर का पद मांगा कि पहले भी ऐसी परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होता आया है। लेकिन आप विपक्ष के राज्यों का हाल देख लीजिए, वहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही सत्ता पक्ष के पास हैं। उदाहरण देता हूं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कांग्रेस। यहां स्पीकर कांग्रेस से और डिप्टी स्पीकर का पद खाली, तो यह किसी और के पास है यह तो नहीं कहा जा सकता। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, यहां भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद कांग्रेस के ही पास। और इसी तरह दिल्ली और पंजाब में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आम आदमी पार्टी के पास में ही। बंगाल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तृणमूल कांग्रेस के पास में ही है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, यहां भी दोनों पद डीएमके के पास। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, यहां स्पीकर का पद जेएमएम का है और डिप्टी स्पीकर का पद खाली। केरल में लेफ्ट की सरकार है, यहां भी दोनों पद सत्ता पक्ष के पास में।
यानी इंडी गठबंधन के दल अपने अपने राज्यों में तो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देते, लेकिन केंद्र में वो नरेंद्र मोदी की सरकार को संसदीय परंपरा का हवाला देते हैं। विपक्ष के इसी डबल स्टैंडर्ड पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को घेरा। जेपी नड्डा ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि स्पीकर को लेकर इससे पहले कब चुनाव हुआ और उसका नतीजा क्या निकला। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर, वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं। स्पीकर के चुनाव पर विवाद के बीच इंडी गठबंधन ये नैरेटिव दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में पहली बार ऐसी नौबत आ गई कि स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है, जबकि पहले आम सहमति से बात बन जाया करती थी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इसकी हकीकत क्या है। आप खुद देख लीजिए, स्पीकर का चुनाव पहले भी हो चुका है। स्पीकर के लिए पहली बार चुनाव देश के पहले लोकसभा चुनाव के बाद ही साल 1952 में हुआ था। उस वक्त जीवी मावलंकर और शंकर शांताराम मोरे के बीच में यह चुनाव हुआ था। उस वक्त नेहरू सरकार ने जीवी मावलंकर को स्पीकर का उम्मीदवार बनाया था और लेफ्ट की पार्टियों ने शंकर शांताराम मोरे का समर्थन किया था। इस चुनाव में नतीजा यह रहा था कि सत्ता पक्ष के जीवी मावलंकर को 394 वोट मिले थे और शंकर शांताराम मोरे को 55 वोट। देश में दूसरी बार स्पीकर को लेकर चुनाव की नौबत इमरजेंसी के दौरान 1976 में आई। उस समय इंदिरा गांधी की तरफ से बलीराम भगत मैदान में और विपक्ष की तरफ से जगन्नाथ राव मैदान में थे। जगन्नाथ राव जोशी और बलीराम भगत के बीच में मुकाबला हुआ और बलीराम भगत को 344 वोट मिले थे, जगन्नाथ राव को 58 वोट मिले। तो चुनाव पहले भी हो चुका है। यह कहा जाना कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव कराए जाने की नौबत आ रही है और विपक्ष ने ही सहयोग नहीं किया, विपक्षी कह रहा है कि चुनाव कराए जाने की नौबत आ रही है। हकीकत आपके सामने है कि असल में क्या हो रहा है। संसद में इंडी गठबंधन को झटके पर झटका लग रहा है। इंडी गठबंधन के दलों को भी झटके लग रहे हैं और इसमें सबसे ऊपर है अरविंद केजरीवाल, जो जमानत की उम्मीद में तिहाड़ के अंदर दिन गुजारते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही। केजरीवाल का हाल देखिए कि 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन अगले ही दिन ईडी ने हाई कोर्ट में जमानत को चुनौती दे दी और इसके बाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी, जिस पर हाई कोर्ट ने आज फिर सुनवाई की और इस दौरान केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली क्योंकि आज हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया था। हाई कोर्ट से केजरीवाल को आज भी राहत नहीं मिली और केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहने वाली। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो बड़ी बातें कही हैं वो जरूर आपको जाननी चाहिए। पहली बात कि ट्रायल कोर्ट के कमेंट पर विचार ही नहीं किया जा सकता, वो पूरी तरह से अनुचित है। यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। दूसरी बात, इस बात पर मजबूत तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट की जज ने पीएमएलए के सेक्शन 45 की दोहरी शर्त पर विचार नहीं किया। और तीसरी बात, ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई फैसला नहीं देना चाहिए जो हाई कोर्ट के फैसले से उलट हो। चौथी बात, ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 70 के तर्क पर भी विचार नहीं किया है। पांचवी बात, कोर्ट का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा के लिए जमानत दी थी। एक बार जब उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई है तो यह नहीं कहा जा सकता कि कानून का उल्लंघन करके उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। यानी केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ में ही रहेंगे। अब केजरीवाल की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। पाठशाला में अब वक्त है अगली क्लास का। संसद में शपथ लेते ही ओवैसी ने क्या कह दिया कि बवाल मच गया। राहुल, अखिलेश, डिंपल, इन सांसदों के शपथ ग्रहण में गजब हो गया। यह गजब क्या है? संसद में मोदी के मंत्री से किसने कहा आप हमको सिखाइएगा? आइए देखिए इस क्लास में। अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भी सांसदों का शपथ लेना जारी रहा। आज 264 सांसदों ने शपथ ली। किसी ने संस्कृत में शपथ ली, किसी ने क्षेत्रीय भाषा में शपथ ली, तो कई सांसद पारंपरिक कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे। लेकिन जब एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने पहुंचे तो विवाद हो गया। उन्होंने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। पहले सुनिए कि ओवैसी ने क्या कहा
और फिर बाकियों ने क्या कहा किया वो बताता हूं। आइन पर इसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है। अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तिदार आला और शपथ के बाद ओवैसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर दी और इस पर विवाद हो गया। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि कुछ लोग भारत में रहते हुए भारत माता की जय नहीं कहते लेकिन इस तरह के नारे लगाते हैं। ये इतना विवादास्पद कि इसको संसद की कार्रवाई से भी हटाना पड़ा। मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि यह सदन के नियमों के खिलाफ है। एक बार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ओवैसी के बयान पर क्या कहा वो आप सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ओवैसी इस विवाद पर क्या सफाई दे रहे हैं। We have no any kind of enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. Some members have come to me and complained about the raising of Palestine slogan at the end of the oath. We will see the rules first. असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ किस अंदाज में शुरू की वो मैंने आपको दिखाया। क्या आखिर में उन्होंने ऐसा कह दिया जिस पर विवाद हुआ वो भी मैंने आपको बताया। हालांकि वो हिस्सा सुनाया इसलिए नहीं क्योंकि अगर संसद ने ही अपनी प्रोसीडिंग से उसको हटा दिया है तो वो सुनाया जाना ठीक नहीं। जब असदुद्दीन ओवैसी से इस विवाद पर सवाल किया गया तो वो ये तर्क देने लगे कि कोई जय भीम कह रहा है, कोई जय तेलंगाना कह रहा है, तो अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो इसमें विवाद क्यों हो रहा है। ओवैसी ने पूछा कि सरकार बताए कि कौन से नियम का उल्लंघन हुआ है। एक बार असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पप्पू यादव कैसे शपथ के दौरान भड़क गए। इसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है। अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतकाद रखूंगा। तो ये वो समय जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शपथ को पढ़ना शुरू किया था। ये सब कुछ सामान्य ही चल रहा था कि आखिर में उन्होंने वो बात कह दी जिसको लेकर बवाल है और उनका कहना है कि मैंने किसी नियम का उल्लंघन तो किया नहीं। और उधर बिहार के पूर्णिया से सांसद बने पप्पू यादव के शपथ लेने के बाद भी विवाद हो गया। पप्पू यादव गले में री नीट का बैनर लटकाकर शपथ लेने के लिए पहुंच गए। मैथिली में शपथ लेने के बाद पप्पू यादव ने नीट की परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की और इसके साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग उठाई। इसके बाद पप्पू यादव ने सीमांचल जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें रोकने की कोशिश की। खुद को रोके जाने पर पप्पू यादव भड़क गए और किरण रिजिजू से बहस करने लगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 6 बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूं। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम नॉट टेल मी। 6 बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूं। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम नॉट टेल मी। अंग्रेजी कितनी सही या गलत वो बोल रहे हैं ये एक दूसरा विषय, लेकिन वो जो कह रहे हैं मैंने आपको दिखाया। और आज संसद में शपथ लेने वालों में राहुल गांधी भी शामिल रहे। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी भी आज सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ली। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर इंग्लिश में उन्होंने शपथ ली। शपथ शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी सत्ता पक्ष को दिखाई। वहीं शपथ पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने जय हिंद जय संविधान का नारा भी लगाया। हालांकि शपथ लेने के बाद जब राहुल गांधी अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे तो उनके सांसदों ने उन्हें कुछ याद दिलाया, जिसके बाद राहुल गांधी ने पीठासीन अधिकारी और उनके पीछे खड़े मार्शल से हाथ मिलाया। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी में बीजेपी का गणित बिगाड़ने वाले अखिलेश यादव ने भी आज सांसद के तौर पर शपथ ली। यूपी में 37 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव का तालियों के साथ स्वागत किया गया। अखिलेश यादव राहुल गांधी की तरह ही हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेने पहुंचे। शपथ के बाद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ भी मिलाया। एक बार दिखाता हूं कि अखिलेश यादव ने कैसे शपथ ली, फिर बताऊंगा कि डिंपल यादव की शपथ के दौरान क्या हुआ। अखिलेश यादव। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री रमेश अवस्थी। अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने भी शपथ ली। अखिलेश यादव और डिंपल यादव पहले भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि पति पत्नी की ये जोड़ी एक साथ संसद पहुंची। संसद में कई बार दोनों की बॉन्डिंग भी देखने को मिली। डिंपल यादव को संसद में ही अखिलेश यादव से बातचीत करते देखा गया। वहीं डिंपल यादव ने अपनी शपथ पूरी करने के बाद जय संविधान और जय समाजवाद का नारा लगाया। श्रीमती डिंपल यादव। मैं डिंपल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। थैंक यू सो मच। और राम की नगरी से जीतकर आए फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। अयोध्या से बीजेपी को हराने के बाद से ही अवधेश प्रसाद संसद में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। कल अखिलेश यादव ने उन्हें हाथ पकड़कर संसद अपने साथ वो लेकर पहुंचे थे। विपक्ष के भी कई बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। ये आगे आपको दिखाऊंगा उन्होंने किस अंदाज में शपथ ली, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। पाठशाला में राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होने वाले हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। इंडी गठबंधन की बैठक में यह बड़ा फैसला ले लिया गया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बारे में जानकारी दी है। तो राहुल गांधी 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष आखिरकार देखने को मिलेगा। यहां आप जानते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, उसके लिए जरूरी है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, जो कुल सांसदों की संख्या होती है लोकसभा में, उसका 10% कम से कम जो विपक्षी पार्टी है उसके पास होना चाहिए। और अभी तक क्योंकि कांग्रेस के पास वो नंबर्स नहीं थे, 54 होने चाहिए थे और वो 54 नहीं जुटा पाए थे इसके पहले के चुनावों में, इसलिए उनके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद नहीं था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसको कि कैबिनेट की मंत्री की तरह की फैसिलिटीज एक्सटेंड की जाती हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर अभी कोई नहीं था। लेकिन इस बार क्योंकि नंबर 99 तक पहुंचे, जाहिर है उससे ज्यादा है जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लिए चाहिए,
तो राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस अपनी तरफ से किसको प्रोजेक्ट करती है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर, और आखिरकार बैठक में फैसला लिया गया है कि राहुल गांधी ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। राहुल गांधी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने पर बहुत सारे लोग, खासतौर से इंडी गठबंधन, ये कह रहा था कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को अगर एलओपी बनाया जाता है तो ये संसद में उनकी तरफ से जब बातें रखी जाएंगी और उनकी तरफ से मोर्चा संभाला जाएगा तो ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए और स्ट्रेटेजिकली ये सही होगा या नहीं होगा, लेकिन आखिरकार इन सब चीजों को किनारे रखते हुए अब वक्त का फैसला, और अब कांग्रेस का फैसला ये है कि राहुल गांधी ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। लेकिन इस खबर से जुड़े हुए रेमिफिकेशंस आपको बताऊं उससे पहले वो जो हम सिलसिला आपको दिखा रहे थे कि नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में, और कहीं कंट्रोवर्सी हुई शपथ के दौरान तो क्या क्या हुआ, वहां पर अवधेश जब शपथ ले रहे थे तो क्या हुआ जरा देखिए। राम की नगरी से जीतकर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। अयोध्या से बीजेपी को हराने के बाद से ही अवधेश प्रसाद संसद में लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। अखिलेश यादव उन्हें अपने हाथ पकड़कर संसद में पहले दिन लेकर पहुंचे थे। विपक्ष के कई बड़े नेता भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, और आज भी जब अवधेश प्रसाद शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो संसद में जय श्री राम के नारे लगने लगे। बाद में जय अवधेश के नारे भी गूंजे। मैं अवधेश प्रसाद, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो एक बार फिर से बता दूं कि कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी राहुल गांधी होंगे, और इस बारे में प्रोटेम स्पीकर को सूचित भी कर दिया गया है। बहरहाल अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा ने भी आज शपथ ली। वो भी राहुल गांधी की तरह संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेने पहुंचे। कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से उतारने के बाद किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने स्मृति ईरानी को करीब 1,45,000 वोटों से हरा दिया। एक बार देखिए कि किशोरी लाल ने कैसे शपथ ली। किशोरी लाल, मैं किशोरी लाल। और मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने संस्कृत में शपथ ली। जब वो शपथ लेने पहुंचे तो पहले संसद में जय श्री राम के नारे लगे। अरुण गोविल ने भी शपथ लेने के बाद जय श्री राम का नारा लगाया, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव खड़े हो गए और उन्होंने जय अवधेश के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को भी खड़ा कर दिया गया और अखिलेश यादव भी तालियां बजाते हुए नजर आए। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी आज सांसद पद की शपथ ली। इकरा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट रही हैं। कैराना से लगातार तीसरी बार विधायक रहे चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन हैं। उन्होंने भी संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। वहीं जब बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार की शपथ पूरी हुई तो विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। यह हंगामा इसलिए मचा क्योंकि छत्रपाल गंगवार ने शपथ के बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिया, जिसके बाद विपक्ष के सांसद उन्हें संविधान विरोधी बताने लगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये बात कहना है। हिंदू राष्ट्र, ये संविधान विरोधी है।
जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये बात कहना है। तो आपने देखा आज किसने किस अंदाज में शपथ ली, और अब पाठशाला में अगली क्लास। राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। जब इस बात की पड़ताल हुई तो सच कुछ और निकला। राम मंदिर में टपकते पानी का सच। राम भक्तों ने खुद जाकर अंदर क्या देखा। पहले लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद अयोध्या और राम मंदिर कई दिनों तक इसकी चर्चा होती रही। सोशल मीडिया में अयोध्या में बीजेपी की हार पर कई तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। किसी ने कहा राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में जिस तरह लोगों के घर और दुकान तोड़े गए उसकी वजह से बीजेपी हारी। हमने पाठशाला में इस नैरेटिव की सच्चाई भी आपको दिखाई। अयोध्या वासियों की जुबानी आपको यह सुनवाया कि असल में एक भ्रम था, फैलाने की कोशिश की जा रही थी, एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से अयोध्या और राम मंदिर की चर्चा हो रही है। इस बार यह चर्चा अयोध्या में हुई इस सीजन की पहली बारिश के बाद शुरू हुई। कहा जा रहा है कि राम मंदिर में रिसाव हो रहा है, गर्भगृह तक पानी पहुंच रहा है, मंदिर परिसर में पानी भर गया है। पहली बारिश में ही राम मंदिर की छत टपकने लगी। भक्तों को दर्शन में इससे दिक्कत हो जाएगी। ये तमाम बातें और दावे कल से आपने भी कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या राम मंदिर में पानी भरने की कोई तस्वीर आपने देखी? क्या किसी ने आपको यह सबूत दिखाया क्या कि रामलला के गर्भगृह में कहां और कितना पानी भरा हुआ है? अगर यह होता तो आज के दौर में क्या इसको सामने आते और लोगों तक पहुंचते देर लगती? क्या किसी ने मंदिर परिसर में बारिश का पानी इतना रिसते हुए देखा कि उससे हालात बिगड़ जाएं? सच्चाई यह है कि इस तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। लेकिन बीजेपी के विरोधी नैरेटिव सेट करने लगे कि राम मंदिर में ऐसा हो गया, राम मंदिर में ये हो गया, वो हो गया। अयोध्या में बीजेपी को हराने वाली समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मामले की उच्च स्तरीय जांच तक की मांग कर दी। तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद ने राम मंदिर के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। वहीं आरजेडी सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने भी राम मंदिर में पानी टपकने को लेकर हो रहे दावों पर प्रधानमंत्री को घेर लिया। मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल्दबाजी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, ऐसे में वही राम मंदिर की समस्या को ठीक भी करें। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने भी ट्वीट करके राम मंदिर में पानी टपकने की घटना पर तंज कर दिया। ये सभी नेता उन पार्टियों से हैं जिनके बड़े नेता ना तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में अयोध्या पहुंचे और ना ही अब तक उन्होंने रामलला के दर्शन का कोई प्लान बनाया है। लेकिन उनका कंसर्न जैसे ही मौका मिला पॉलिटिक्स करने का, देख लीजिए। इन इंडी गठबंधन के नेताओं को सुनिए जरूर, फिर आपको बताऊंगा कि राम मंदिर में पानी टपकने को लेकर लग रहे इन कयासों की शुरुआत कैसे हुई। इसमें जांच की आवश्यकता है, इस बात की कि सड़क ध्वस्त क्यों गई है, रिसाव क्यों हो रहा है, ये जांच का विषय है। तो हम चाहेंगे इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो भी निर्माण इकाई हो कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की। घटिया स्तर की सामग्री से निर्माण हुआ, जो एक ही बरसात में सारा पोल टूट गया। आपको लगता मतलब कि भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हुआ। सर, प्रधानमंत्री जी को मैं अंदर अगर मिलेंगे तो मैं उनको बोलूंगी एक बारी कि प्रधानमंत्री जी उसको जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि आप ही ने बहुत जल्दीबाजी में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। असल में इस सब की शुरुआत हुई राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के उस बयान से, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने की बात कही और दावा किया कि इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो बरसात के मौसम में रामलला की आरती और दर्शन बंद भी करने पड़ सकते हैं। पहले राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को सुनिए और फिर उनके दावों की सच्चाई सामने रखता हूं। यहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूह रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है, पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूहता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले
आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगा। तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी के इस बयान के बहाने विरोधियों को नई थ्योरी गढ़ने का मौका मिल गया। राम मंदिर में पानी टपकने को लेकर तरह तरह के मैसेजेस सर्कुलेट किए जाने लगे, तिल का ताड़ बनाया जाने लगा, जिसके बाद राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से पूरे मामले पर सफाई दी गई। ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर के गर्भगृह में बारिश का पानी आने की 2 वजहें बताई गई। पहली वजह, गर्भगृह के आगे गूढ़ मंडप का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, पहली मंजिल में काम चल रहा है और इस वजह से बारिश का पानी मंदिर के परिसर में आ गया। दूसरी वजह, मंदिर की पहली मंजिल पर बिजली के तार डालने के लिए जो डाले गए पाइप थे वो खुले हुए थे, इनके जरिए भी मंदिर के भीतर पानी का प्रवेश हुआ। और तीसरी वजह, राम मंदिर नागर शैली में बना है, बाहर के मंडप खुले हैं, तेज बारिश होने पर कुछ पानी अंदर आ सकता है। हालांकि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद पानी भीतर नहीं आएगा। इसके साथ ही श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने साफ कर दिया कि राम मंदिर के निर्माण की क्वालिटी, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है, हाई क्वालिटी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हर निर्माण कार्य की जांच CBRI रुड़की से कराई जाती है, जिसका सर्टिफिकेट भी जारी होता है। नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर के गर्भगृह में पानी की निकासी के इंतजाम नहीं होने पर भी सफाई दी। उन्होंने बताया कि गर्भगृह के पानी को एक कुंड में इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ ही गर्भगृह समेत सभी मंडपों पर परनाला बन रहा है, जहां से मंदिर के निर्माण का पूरे होने के बाद प्राकृतिक तरीके से पानी बाहर निकाला जाएगा। पहले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा मंदिर के निर्माण का काम देख रही कंपनी ने पानी टपकने के दावों पर क्या कहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुकेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने तो वहाँ पर उस छत पर एक हम लोगों ने प्रोटेक्शन की लेयर बनाई हुई है, अस्थायी निर्माण करके सुरक्षा की दृष्टि से उनको बनाई है। तो वह भी अब जब पूर्ण हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया। राम मंदिर की छत से टपकने वाले पानी के दावे और इस पर मचे घमासान के बीच मंदिर निर्माण से जुड़ी कंपनी का भी बयान आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक L&T यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के एक अधिकारी ने कहा है कि बिजली के तार लगाने के लिए जो PVC पाइप लगे हैं वो फिलहाल खुले हैं। बारिश का पानी इन्हीं से होकर आया, लेकिन पाइप से इतना पानी नहीं जाता कि गर्भगृह में पानी भर जाए। आगे L&T के अधिकारी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद इसे बंद भी कर दिया जाएगा। अलग अलग पक्ष के लोग राम मंदिर में पानी टपकने को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं, इसीलिए हमारी टीम सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे सहयोगी ने देश के अलग अलग हिस्सों से रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से मंदिर की छत से पानी टपकने का सच भी पूछा। श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के अंदर पानी टपकने जैसी किसी भी घटना से साफ इनकार किया। सुन लीजिए। राम मंदिर में दर्शन करके जो श्रद्धालु निकले वो हमारे साथ हैं। आपने दर्शन किए अभी? ओके। तो आपने मंदिर में कहीं पानी टपकते देखा? रिश्ते देखा? नहीं देखा। कहीं पानी भरा हो? नहीं। अच्छा, कहाँ आए, कहाँ से आप लोग? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। कितने बजे दर्शन किए आपने? आता 11 बजे। हाँ। तो कहीं पानी नहीं टपक रहा था मंदिर में? नहीं। अच्छा, कहीं भी पानी नहीं देखा? हमें तो नहीं दिखा। अच्छा, हाँ। तो रामलला के दरबार में कोई दिक्कत तो नहीं दर्शन करते समय? नहीं, कोई नहीं। दर्शन अच्छे से हुआ। अच्छा, आपने देखा, आपने दर्शन किए? कहीं पानी टपक रहा हो, रिस रहा हो पानी? नहीं था। कहीं नहीं। पक्का नहीं था? नहीं। कोई दिक्कत असुविधा के पानी के चलते रोक लिया गया हो या आगे न जाने दिया गया हो? नहीं, ऐसे कोई नहीं। अच्छा, सारे लोगों ने अच्छे से दर्शन हुआ और किसी ने पानी नहीं देखा? नहीं देखा। आप दर्शन करके अभी निकली हैं तो मंदिर में कहीं पानी जैसे हालात थे कि कहीं पानी टपक रहा हो? किधर भी नहीं।
किधर भी पानी नहीं टपका। कोने से कहीं रिसरा हो पानी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्शन अच्छे से हुए आपके? एकदम मस्त, एकदम अच्छा पूरा। आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? सुशीला गाड़गे। अच्छा। वो बम्बई से। अच्छा, मुंबई से आप लोग आए, तो दर्शन करने में कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा हो गया। रामलला के प्रांगण में जब आप पहुंचे, मूर्ति का दर्शन हो गया मेरे को, बहुत खुशी हो गई। मूर्ति जहाँ पे रखी हुई है वहाँ पे पानी आ रहा था क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं दिखा, कोई पानी नहीं आ रहा? दिखा नहीं हम लोग ने। अच्छा, आपका शुभ नाम? सुरेखा अडसरे। अच्छा सुलेखा जी, आपने दर्शन किए, रामलला की मूर्ति देखी? किया। आपको नजर आया कहीं पानी? नहीं नहीं, अच्छा, कहीं बारिश के चलते पानी रिस रहा हो, ऊपर पानी भरा? नहीं नहीं नहीं, ऊपर पानी के चलते रोका गया हो? नहीं, किधर भी नहीं लगा, अच्छा ही लगा, पूरे रास्ते से मूर्ति तक अच्छा ही लगा, अच्छा ही लगा। दर्शन भी हम लोग का अच्छा ही लगा, दोनों मूर्ति का हो गया दर्शन। करे इसके लिए गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है उधर। बहुत मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं, पानी अजीबत नहीं है उधर, पानी थोड़ा भी नहीं है उधर। तो ये वो लोग हैं जो भगवान के दर्शन करके बाहर आए और तब उनसे पूछा गया कि अंदर क्या कहीं पानी टपक रहा है, क्या गर्भगृह में पानी भर गया? जो उन्होंने कहा वो आपने सुन लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मंदिर अगर बन गया है तो फिर ये पानी कहीं से भी किसी भी रूप में नहीं आना चाहिए, कंड्यूट पाइप से भी नहीं आना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। असल में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई लोगों को ये लगने लगा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में समझना जरूरी है कि अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर में अभी बहुत सारा काम बाकी है। मंदिर में हो रहे कंस्ट्रक्शन को गर्भगृह में बारिश का पानी आने की वजह भी माना जाना चाहिए। राम मंदिर की पहली मंजिल का काम जुलाई तक पूरा होने वाला है। पहली मंजिल में गर्भगृह के आगे स्थायी मंडप बन रहा है। जुलाई के बाद राम मंदिर की दूसरी मंजिल का काम शुरू होना है और यह काम इस साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि इस साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर रोज करीब करीब 1 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट का कहना है कि इस मंदिर के इस महीने के आखिर तक रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। तो ऐसे में जबकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, जाहिर है उस मंदिर को लोगों के दर्शन के लिए खोला जाना था। दर्शनार्थ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दर्शन के काम के साथ ही मंदिर के पूरी तरह निर्माण के काम को संपन्न किए जाने का काम भी चल रहा है। मतलब अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो फेज वाइज कंप्लीट किया जा रहा है। तो दर्शन के बीच में कंस्ट्रक्शन का काम जब चल रहा है, जाहिर है मंदिर के बनाए जाने को लेकर पूरे तौर पर तब अवधारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। तो एक तो उतना पानी पहुंचा नहीं कि वह गर्भगृह में भर जाए और ऐसे हालात बन जाएं जैसा सोशल मीडिया में सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही थी, और दूसरे ये कि थोड़ा बहुत पानी अगर कहीं किसी वजह से आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन भी उसमें एक वजह है, और कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद वो वजह समाप्त होगी तो वो पानी अंदर नहीं जाएगा।